हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में जिसमें हम पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा पहले प्रश्न की ओर। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि बच्चा जो सोशलाइजेशन करता है समाज में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना गलती करेंगे। कुछ कहेंगे बाल्यावस्था से, कुछ कहेंगे किशोरावस्था से। बाल्यावस्था से मतलब बालक बड़ा हो जाता है, थोड़ा स्कूल स्कूल जाने लगता है, तब वो क्या करता है, सोशलाइज करता है। किशोरावस्था में कुछ लोग कहते हैं कि अडल्ट हो जाता है तो समाज में डील करता है, तो समाजीकरण से हुआ। लेकिन ये दोनों ही गलत है। सही क्या है, जन्म से। बच्चा जो है जब पैदा हुआ, उसने जन्म ले लिया, अब वो समाज का हिस्सा हो चुका है। तो इसलिए वो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से, एट बर्थ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिकरण विकास का सिद्धांत, यानी कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये किसने दी थी? विलियम जेम्स, मारिया मोंटेसरी, वाइगोत्स्की या जॉन डेवी? देखिए, अगर अब आप हमारी क्लास अच्छे से शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर सीधा सीधा मिल जाता कि यह है वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। इनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट या फिर सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं इसी सीरीज में। कल्चरल थ्योरी, लेकिन कोई नहीं, इसे हम दोबारा डिस्कस करते हैं एक बार। देखो, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इनमें इन्होंने क्या बताया था कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पर। कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज। लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि अगर भाषा है बच्चे के पास तभी वो डेवलपमेंट में अच्छा कर सकता है। तो ये तीनों जब आपस में परस्पर रिएक्ट करते हैं तो बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता है। इन तीनों के घुलने मिलने से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये होती है इनकी बेसिक थ्योरी है। और इनमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे, जैसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब दिया था इन्होंने। MKO ये भी दिया था इन्होंने, और स्कैफोल्डिंग। अब इन तीनों वर्ड्स को भी एक बार दोबारा समझते हैं हम। देखो, अब कोई बच्चा है तो अभी जो है उसका जो पोटेंशियल है वो मान लो यहाँ पे है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पोटेंशियल रीच करेगा, ये अपने आप अपने मेहनत से, अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग से ये यहाँ तक अचीव कर सकता है। लेकिन जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है वो यहाँ तक जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये है उसके आउट ऑफ रीच। तो अब बच्चे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहुंचाने में जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कैसे होती है? अब देखो, पहले हम देखते हैं MKO और ZPD का मतलब समझते हैं। तो यही जो जोन है ये क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो बच्चा है यहाँ पे अगर उसे सपोर्ट मिले, स्कैफोल्डिंग मिलेगी, तो वो यहाँ तक डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये इसका पोटेंशियल है यहाँ पे। तो ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब MKO क्या होता है? ये होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। नॉलेजेबल अदर्स मतलब जो उससे ज्यादा समझदार और ज्ञानी है, जैसे उसके टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, समाज हो गई, सोसाइटी हो गई, फ्रेंड्स हो गए, पियर्स हो गए। ये सब जो है कुछ मोर नॉलेजेबल जो है, उनकी मदद से बच्चा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। और ये क्या है? ये जोन है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और ये स्कैफोल्डिंग किसकी मदद से होगी? मोर नॉलेजेबल अदर्स की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके। तो इसका आंसर सही क्या होगा? वाइगोट्स की। अब ये चारों भी आए हैं, बाकी तीनों के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। विलियम जेम्स क्या है? विलियम जेम्स साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है। इनके बारे में क्या क्या है देखो, ये फंक्शनल साइकोलॉजी पे काम किया इन्होंने। और इनका जो है वो क्या है, जो एजुकेशन में जो थ्योरी दी है वो क्या, प्रेगमेटिज्म पे बेस्ड है। यानी कि कार्यात्मक मनोविज्ञान, और साथ में शिक्षा में व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पे फोकस करते हैं, यानी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जब भी क्वेश्चन आए तो किसका नाम आएगा? विलियम जेम्स का। ठीक है, इनका मुख्य विचार देखो, इनका काम कहना था शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है, यानी कि रियल वर्ल्ड के लिए लाते हैं। तभी इन्होंने व्यवहारवाद पर काम किया है। ठीक है, टीचर को बच्चों की मनोविज्ञान को समझ कर पढ़ाना चाहिए, ये इनका कहना था। मारिया मोंटेसरी के बारे में देखते हैं। मोंटेसरी मेथड है इनके नाम पे, वो भी ध्यान रखना है हमें।
इनका मुख्य विचार क्या है? शिक्षा बच्चे के स्वाभाविक विकास के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जैसा नेचर है बच्चों को उसी हिसाब से हमें गाइड करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। प्रिपेयर इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करती हैं। और डायडेक्टिक मटेरियल यानी शैक्षिक उपकरण की अवधारणा। एजुकेशन शुड फॉलो द चाइल्ड, मतलब एजुकेशन क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, मोस्ट हर कोई इसी पे फोकस करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की, ये तो हमने पढ़ा ही अभी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी इन्होंने। सामाजिक विकास का सिद्धांत। मुख्य विचार क्या था उनका? सीखना सामाजिक अंतरक्रिया से होता है। ठीक है, जेडपीडी पढ़ लिया हमने, एमकेओ पढ़ लिया। भाषा का विकास ही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, ये इन्होंने कहा था। जॉन डेवी थ्योरी, इनके बारे में सबसे मस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेमस है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को उन्होंने सजेशन सजेशन दिया था। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, और मुख्य विचार क्या है? स्कूल एक लघु समाज, मिनिएचर सोसाइटी है। ठीक है, ये सब इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर लिख लो, लिखना बेस्ट रहेगा वैसे। ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण होना चाहिए। क्लासरूम टीचिंग शुड बी कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, गृह कार्य केंद्रित नहीं, या बाल केंद्रित। चाइल्ड सेंटर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए, अब देखते हैं। ये भी इजी है। एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें। एनसीएफ 2005 की, ये तो हम सबको पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चलिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? यानी कि एनसीएफ 2005 में कौन सी चीज नहीं है इंक्लूडेड, वो हमें बतानी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बार। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ये तो बिल्कुल है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है ये भी। परीक्षाओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। और क्या होना चाहिए? क्लासरूम से जुड़ा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। यानी कि क्या आंसर आएगा इनमें से? कोई नहीं। ये सब तो क्या है? एनसीएफ 2005 का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब एक भाषा, एक ही लाइन में दो भाषा आ जाए, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सिंपल आंसर वैसे होगा, मुझे तो पता है लेकिन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है कोड मिक्सिंग। मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग कहते हैं इसे। ठीक है, एक बार इसे समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। देखो, कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग होता है व्हेन टू लैंग्वेज आर मिक्स्ड इन वन सेंटेंस। अब देखो, जैसे एग्जांपल, आज मेरी मीटिंग है। ठीक है, अब क्या है? आज मेरी है, ये तो हिंदी वर्ड है, और ये मीटिंग क्या हो गया? इंग्लिश वर्ड हो गया। तो ये क्या हो गई? कोड मिक्सिंग। बाकियों को भी देख लेते हैं। वर्ड मिक्सिंग, नॉट अ टेक्निकल टर्म, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। ये क्या है? एक लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। जैसे कि एबिलिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स नॉट प्रेजेंट इन टाइम स्पेस, यानी कि हम जिस वक्त पे हैं अभी, उस टाइम और जिस जगह पे है, उसके अलावा किसी और चीज की बात करना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम जहाँ पर खड़े हैं उसको छोड़ के आगे या पीछे की सोच रहे हैं, कहीं और की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है इस टाइम पे, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं, या समथिंग हैपनिंग इन अनदर लोकेशन, मतलब कहीं और कुछ और हो रहा है, उसे देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ड्यूलिटी। अब देखो, लैंग्वेज के क्या है? दो लेवल्स हैं, साउंड और मीनिंग। पहला लेवल क्या कहता है? मीनिंगलेस साउंड फोनोम्स कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल यूनिट्स। अब देखो, जैसे ये क्या है? कै, एट, इन तीनों का अलग अलग में कोई मतलब नहीं। क्या का कोई मतलब नहीं है, ए कोई मतलब नहीं, टी कोई मतलब नहीं, लेकिन तीनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? कैट। अब इसका मतलब बन गया। तो ये हो गया लेवल वन। इन वर्ड्स जिनका कोई शब्द साउंड है, ये जिनका कोई मतलब नहीं है, इनको इकट्ठा करके हमने एक वर्ड बना दिया। और ऐसे ही कई सारे वर्ड को इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं? सेंटेंस। तो वो क्या होता है? वो होता है लेवल टू। तो ये होता है डुअलिटी। ठीक है, इस नॉलेज के आधार पर अब हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? कोड मिक्सिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं, यह कथन सत्य है? क्या ये सत्य है, या फिर क्या बताता है ये? दिस स्टेटमेंट, यह कथन क्या बताता है हमें? क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं। सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है? नहीं। ये
सामाजिक भेदभाव को नहीं दर्शाता है। सामाजिक भेदभाव तब बोलते हैं कि मर्द ये काम नहीं कर सकते, औरत यहाँ नहीं जा सकती, ये होता है भेदभाव। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल सही, काफी हद तक सही है, ये तो बोलता है। ये क्या है? कुकिंग इज नॉट अ मैन्स जॉब। ये हमारी पुरानी जो है ना परंपरा, जेंडर बायस जो चल रही है हमारी, लैंगिक पूर्वाग्रह, जैसे कि लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए, लड़कों को बर्तन नहीं मांजने चाहिए, ये सब काम लड़कियों को करना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। रोते हैं तो बोलते हैं ना, रो क्यों रहा है, लड़की है क्या? तो ये सब क्या है? ये हमारे जेंडर बायसनेस है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, जो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, वो है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी बच्चों के बीच में चार पांच बच्चे हैं, इनके बीच में हमें इंडिविजुअली डिफरेंस जानना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड नहीं है, वो बताना है। नॉट। ठीक है, पहला देखो टेस्ट मेथड, बिल्कुल टेस्ट लोगे तो सबका हमें अलग अलग पता चल जाएगा, यानी कि ये तो गलत हो गया। अचीवमेंट, अब इन पांचों के अचीवमेंट देखेंगे हम, तो हमें इनके बारे में पता चल ही जाएगा कि कौन कितना अच्छा है, कौन बेकार है, कौन एवरेज है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। इंटेलिजेंस टेस्ट लोगे इनका, तो भी इनकी आईक्यू सबकी अलग अलग होगी, तो पता चल ही जाएगा। एक जैसी होगी तो भी पता चल जाएगा। तो ये तीनों ही गलत हो गए, तो फिर कैसे पता चलेगा? नन ऑफ दीज, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? यानी कि कम्युनिकेशन की कौन सी पद्धति, कौन सा मेथड अच्छा होगा अगर आपकी क्लास में बहुत नॉइज हो रहा है, बच्चे उधर मचा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज ए टीचर आप इसको देख सकते हैं। चलिए, ऊंची आवाज में चिल्लाना, कितना नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसी गलत हो गया। डंडे का भय दिखाना, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चों को मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं है। शोरगुल के बीच शिक्षण जारी रखना, यानी पढ़ाते रहो, ये भी गलत है। समझेंगे नहीं बच्चे, सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना, ये बेटर है। इन चारों में से अगर बेस्ट ऑप्शन, आप खुद भी देख सकते हैं, इन चारों में से अगर जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास, वो क्या है? शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना, कि देखो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो थोड़ा। अपने आप धीरे धीरे बच्चे शांत होने लगेंगे कि सर हमें देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, यानी कि डिफिकल्ट सेंटेंस और नेगेटिव एक्सप्रेशन, ये हमारे कम्युनिकेशन को क्या बनाएंगे? इफेक्टिव, असरदार तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। निष्प्रभावी, बिल्कुल सही, ये बनाएंगे। सामान्य, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कठिन, कठिन भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? इनइफेक्टिव, निष्प्रभावी। जब हम डिफिकल्ट सेंटेंस और नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे उस चीज पे, समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा? वो इनइफेक्टिव हो गया। क्या हो गया? निष्प्रभावी। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।